हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो अगर बात करें तो कुछ इस तरह से जो है, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आई है लेकिन ऐसे सुनने में आया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 सितंबर से जो है जेकेएसएसबी अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रुका हुआ था उसको दोबारा से जो है वो शुरू करने जा रही है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसे जो है हमारी न्यूज़ पहले से थी कि सितंबर में आपके जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो दोबारा से जो हैं वो जो रुके हुए हैं और हॉल्ट प्रोसेस है उसको दोबारा से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो जेकेएसएसबी ने ऐसा कहा है कि आपका 15 अगस्त के अराउंड जो है आपका जो है एग्ज़ाम टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो आउट हो जाएगा। तो लगभग एक मंथ का टाइम जो है जेकेएसएसबी उसके बाद देगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू कर देगी। मतलब लगभग 30 डेज़ आपके पास हैं। अब फर्स्ट एग्ज़ाम फा का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट रिक्रूटमेंट कैलेंडर था उसमें ऐसा कहा गया था कि लास्ट एग्ज़ाम जो था वो फा ही था, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो हो सकता है आपका पहला एग्ज़ाम जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही इस बार कंडक्ट कर दिया जाए, या फिर ट्रायल प्रोसेस पे एक दो एग्ज़ाम जो है वो छोटा एग्ज़ाम भी रखा जाता है। दूसरे नंबर पे एक और बात की जाए तो ऐसा कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस्ड जो है वो हो सकता है। मतलब बड़ी बड़ी जो रिक्रूटमेंट है जिनमें फॉर्म ज़्यादा लगे हैं, अब उनमें अगर सीबीटी एग्ज़ाम करना हो तो उसमें एक मंथ का प्रोसेस, एक मंथ भी लग सकता है। तो इसलिए हो सकता है जेकेएसएसबी जो है वो अडॉप्ट करे बड़े एग्ज़ाम के लिए ओएमआर सिस्टम। तो ओएमआर एग्ज़ाम भी आपका फा का जो हो सकता है। तो अगर ओएमआर एग्ज़ाम होता है तो उसके कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। अगर अच्छी बात तो ये होगी कि आपको एक रेलिवेंट पेपर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पिछले एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था वैसा सिस्टम भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा होप्स हो कि ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि जो न्यू एसओपीज़ बनाए गए वो अकॉर्डिंग टू आपके जो है यूपीएससी और एसएससी के हिसाब से बनाए गए हैं और बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट को करवाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात जो है। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और किस तरह से आप जो है एग्ज़ाम में 100 जो है प्लस स्कोर जो है एग्ज़ाम में कर सकते हैं आउट ऑफ 120। तो 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें पिछली बार के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 95.5 के अराउंड जो है ओपन मेरिट का कट ऑफ लग गया था। और उसके बाद आरबीए कैटेगरी का कट ऑफ भी जो है अराउंड 92 पॉइंट समथिंग था। तो काफ़ी हाई कट ऑफ जो है वो देखने को मिला था। तो इसलिए एक बच्चे अपने सेफ़ जोन में, फॉर द सेफ्टी जोन, यही सोच के चलेंगे कि किस तरह से 100 प्लस का टारगेट जो है वो एग्ज़ाम में रखा जाए। कट ऑफ में नहीं कह रहा कि 100 प्लस होगा, कट ऑफ में भी आपका जो है 85-80 तक भी आ सकता है अगर एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न जो है वो टफ़ होगा। लेकिन आपके मन में ज़रूर इस वक्त टारगेट चल रहा होगा कि किसी तरीके से हम 100 प्लस का टारगेट एग्ज़ाम में लेके जाएं, ताकि हमारे मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आएँ, ताकि हमें कॉन्फिडेंस होगी हमें एक्चुअल एग्ज़ाम में भी 100 नंबर जो है वो पेपर में ले सकते हैं। तो उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है इसके ऊपर हम जो है आज बात करेंगे। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं आपको फॉलो करने हैं, जिससे आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली ट्रिक मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले अगर आपने जो है पढ़ना छोड़ दिया है तो अपनी सिटिंग को जो है वो मज़बूत कर लीजिए। 10 घंटे डेली पढ़ने का आपका सिटिंग प्लान जो है वो डेली होना चाहिए। मतलब 10 घंटे आपको यहाँ से आगे जो है अगले हो सकता है 30 दिन बाद या 40 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो, तो लेकिन आपको 30 दिन मान के चलना हो। लगभग 300 से 350 घंटे जो है आपको अप टू एग्ज़ाम जो है आप देने हैं। 300 से 350 घंटे, मतलब 10 घंटे आप डेली दोगे और 9 घंटे भी देते हो तो अगले 30 दिन में जो है लगभग 300 घंटे हो जाएंगे। तो 30-35 दिन में 300 घंटे हो जाएंगे। और 300 घंटे अगर आपने पहले स्टडी की हुई है, अगर आपने रिवाइज़ ही करना है तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट होंगे 300 घंटे। इनको अच्छे से आपने उपयोग में लाना है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। एक तो मैंने कहा कि आपको 300 घंटे यूटिलाइज़ करने हैं। बात करते हैं सेक्शन वाइज अगर बात करें तो जेकेएसएसबी के पेपर की 8 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। उसमें पहली सेक्शन है जीके। जीके जो है 30 मार्क्स की है। और जीके में एक तो बात करें आपका जो है वो एक तो इंडियन जीके है और दूसरी अगर बात करें तो जेएंडके का जीके है। तो जेएंडके के जीके के ऊपर 7 से 8 क्वेश्चन आना लाजमी है। इसमें टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जेएंडके की हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जेएंडके की जियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जेएंडके के कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हमने जो है एक पीडीएफ भी बनाई है जिसमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, इकोनॉमिक्स सब कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर की गई है। अगर आप उस
पीडीएफ को बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे फाइल्स में जाके आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। साथ में आप खलील पब्लिकेशंस की बुक काफ़ी अच्छी है, वो भी आप जो है वो रीड कर सकते हैं। मुकेश कुमार की बुक है, वो भी आप जो है ले सकते हैं और उसको बार बार रीड करें ताकि आपका जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएँ। बाकी अगर जम्मू कश्मीर आप इतने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट सेक्शन आपकी अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी जो है वो 30 मार्क्स की है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये आपकी डिसाइडर होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 30 में से 29, 28, 27 इस तरह से मार्क्स लेके जाएंगे और अगर आप कहीं 20-22 में फंसे रह गए तो आपका एग्ज़ाम निकालना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपका टारगेट जो है अकाउंटेंसी में पूरा 30 में से, जीके में थोड़ा टफ होता है 30 में से 30 करना, लेकिन अकाउंटेंसी में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। लास्ट टाइम भी बच्चों ने, किसी ने 29, किसी ने 28, किसी ने 27 और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने जो है 29 तक तो 29-28 मार्क्स लेने वाले तो काफ़ी बच्चे थे। तो इसलिए इस बार भी टारगेट अपना अकाउंटेंसी के ऊपर अच्छे तरीके से रखेंगे। मे भी पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, आपके मार्क्स जो हैं वो 25-24 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो जब पेपर टफ आएगा। अगर बेसिकली पिछली बार एक बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ पंचायत और फा का, तो लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था कि आप जो है एग्ज़ाम में 30 में से 28 या 27 मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो इसलिए आपको तैयारी को जो है अच्छे तरीके से जो है बाउंड अप करना है और ताकि आपके जो है 30 में से 25-26 मार्क्स या 27 मार्क्स या 30 आउट ऑफ 30 का ही टारगेट आप अकाउंटेंसी सेक्शन में लेके चले। अकाउंटेंसी के लिए अगर मैं बुक सुजेस्ट करूं तो अकाउंटेंसी के लिए टी.एस. गरेवाल तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक और बुक बताता हूं। 11th क्लास की आपने अरिहंत की एक बुक लेनी है, जिस ऑल इन वन नाम करके एक बुक है, उस बुक को ले सकते हैं। उसके ऊपर MCQs 1 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो काफ़ी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल वो बुक जो है वो रह सकती है, तो उसको आप जो है ले सकते हैं। बाकी अकाउंटेंसी में आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि डेली आप जो है, अगर आपने पढ़ी हुई है अकाउंटेंसी, तो फिर आप 1 घंटा जो है वो डेली निकालें ताकि एक टॉपिक आपका जो है वो डेली रिवाइज़ हो दिन का, ताकि आप एग्ज़ाम तक जो है 3 से 4 बार अकाउंटेंसी को अच्छे से रिवाइज़ कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का कंसेप्ट कोई ना भूले। आगे अगर बात करें उसके बाद मैथ और स्टैट की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैथ और स्टैट। मैथ 10 मार्क्स, स्टैट 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स स्टैट के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए BL अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं स्टैट के लिए, उसके ऊपर MCQs भी आपके दिए हुए हैं। और स्टैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे बच्चे आराम से 10/10 जो हैं काफ़ी पिछले एग्ज़ाम में भी ले चुके हैं। स्टैट काफ़ी स्ट्रांग है बच्चों की। अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो स्टैट को आप 1 घंटा डेली देना शुरू कर दें। अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप जो है इसको 1 गो में 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आप पूरी स्टैट रिवाइज़ कर सकते हैं। 4 से 5 दिन में आप पूरी स्टैट को जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट अगर आपने अच्छे से पहले से रिवाइज़ की हुई है। अगर नहीं की है तो 1 घंटा आप डेली स्टैट के लिए निकालें ताकि एग्ज़ाम तक आपकी स्टैट जो है वो हो जाए। बाकी मैथ के लिए मैं कहूँगा कि मैथ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैथ के लिए 2 तरह के बच्चे इसमें आते हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता और जिनका मैथ बैकग्राउंड होता है। जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनको मैं कहूँगा कि आप पूरा टारगेट रखें 10 में से 10 और डेली जो है 1 आवर मैथ के लिए निकालें और 1 घंटे में आप जो है मैथ ज़रूर करें अप टू एग्ज़ाम। 30 दिन लगातार मैथ करें और 1 घंटा निकालें और इसमें जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप हर टॉपिक के ऊपर जो है ये टारगेट बना लें कि मुझे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर 10 टॉपिक है तो 1000 क्वेश्चन आप जो है एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस कर लें और ये क्वेश्चन आपने सेलेक्टेड प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं है कि आप बेकार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकें वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आपने सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन आप 1000 क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें। 100 क्वेश्चन या आप 60 to 70 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस भी आप पर टॉपिक ले सकते हैं। 50 क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। 50-50 क्वेश्चन जो हैं वो आप करें, लेकिन बार बार करें, अलग अलग मेथड के क्वेश्चन करें ताकि आपका हर तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप 10 आउट ऑफ 10 मैथ में करें। और अगर आपने 10 में से 10 मैथ में लिए तो आप उन सबको पीछे छोड़ दोगे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनका 10 में से 10 आना काफ़ी मुश्किल है। वो 5 से 6 टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं, बाकी उनको लीड लेनी पड़ेगी बाकी सब्जेक्ट्स में। आई होप आपको मैथ वाली सेक्शन भी समझ आएगी। बाकी इंग्लिश इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि इंग्लिश जो है ये लगता है हमें आती है लेकिन लास्ट में धोखा दे जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे इंग्लिश में 10 में से 10 लेके जाएंगे और कुछ के 7 आएंगे और ये बिल्कुल
माइन्यूट सा फैक्टर होगा, पढ़ा दोनों ने होगा लेकिन वहाँ पे समझने में गलती करेंगे या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से एक के 7 आ जाएंगे, एक के 10 आ जाएंगे और यहाँ ही जॉब में डिफरेंस आ जाएगा। 3 मार्क्स से आप आरबीए से भी आउट हो जाते हो। तो यहाँ पे आप देख लें कि इंग्लिश को आपने किस तरह से प्रैक्टिस करना है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट अगर बात करें साइंस की, तो साइंस भी आपको, साइंस और इकोनॉमिक्स ये दो ऐसी सेक्शंस हैं जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो हैं वो दे सकती हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो साइंस और इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा कि साइंस के एमसीक्यू तो काफ़ी हार्ड लेवल के होते हैं, साइंस इतनी डिफ़िकल्ट जेके एसएसबी पूछता नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से जो है 10th लेवल की साइंस जो है उसके नोट्स जो हैं वो पढ़ के जाएँ तो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। बाकी इकोनॉमिक्स के आपको मैं कहूँगा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करें, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा। साइंस में रीडिंग से काम चल जाएगा लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको अकाउंटेंसी की तरह एमसीक्यू भी लगाने पड़ेंगे, तभी आपके जो है 10 में से 10 जो है वो आ सकते हैं। लेकिन आ सकते हैं, इतना मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में 10 में से 10 लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर अप किया है। इकोनॉमिक्स की आप टी आर जैन की बुक जो है 11th-12th की वो रीड कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अच्छी बुक जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी इंडियन इकॉनमी के लिए आप जो है अरिहंत की बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन थोड़ा सा जेके एसएसबी जो है उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो है वो जेके एसएसबी डिफ़िकल्ट पूछती है। तो अगर आप कंप्यूटर में 10 में से 8-9 नंबर भी ले आते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि जेके एसएसबी में 2 से 3 क्वेश्चन जेके एसएसबी आजकल कंप्यूटर की सेक्शन में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछ रही है, जिनका हल करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप 7 से 8 नंबर कंप्यूटर में ला रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट अगर मैं कहूँगा, ये सेक्शन वाइज बात हो गई। सबसे पहले मैंने कहा था सिटिंग को आप 9 से 10 घंटे बनाएं, उसके बाद मैंने आपको सेक्शन वाइज बताया। अब बात करेंगे तीसरी बात। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि 3rd नंबर पे आपको मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। आप जो है अगर 30 डेज़ आपके पास हैं तो हर 3 दिन के बाद आप एक मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि लगभग आपके 7 से 8 मॉक टेस्ट जो हैं वो अप टू एग्ज़ाम होएं। आपके मार्क्स 40 भी आएँ कोई बात नहीं है, 50 आएँ या कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उसका प्रेशर एग्ज़ाम में कैसे मुझे हैंडल करना है, किस तरह से जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है कौन सी अप्रोच मुझे उस क्वेश्चन के ऊपर लगानी है। और जब आपका मॉक टेस्ट हो जाए तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको देखें कि कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए और उनको ठीक करने की जो है वो काम उनके ऊपर कीजिए। तो आई होप आपको समझ आई। नेक्स्ट नंबर 4 बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। चौथी बात अगर मैं कहूँगा तो चौथे नंबर पे मैं आपको कहूँगा कि आपको करंट अफेयर्स के ऊपर मेन फोकस करना है। जो आपके करंट अफेयर वाली सेक्शन है, इतना मैं आपको बता दूं कि विदाउट करंट अफेयर आप जो है अपने पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं करंट को जोड़ के क्वेश्चन डालता है। आपका अकाउंटेंसी हो गई, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका साइंस हो गया, हर एक फील्ड में जेके एसएसबी ऐसा भी कर सकती है कि आपको करंट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन, और हो सकता है कि आपको 15 क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर रिलेटेड आ जाएं, तो फिर आप कहाँ पीछे छूट जाओगे अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो। तो करंट अफेयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलें कि ये बिल्कुल भी इस बहकावे में नहीं रहना कि करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं तो इसके लिए मैं करंट अफेयर तैयार नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी मेहनत लगती है। करंट अफेयर के बिना जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस आपके जो है वो 0% हो जाएंगे, इतना मैं आपको कह देता हूँ, चाहे आपकी बाकी जितनी भी तैयारी स्ट्रांग हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो करंट अफेयर बेस ही होता है, चाहे आपका करंट अफेयर का उसमें एक ही नंबर आना हो, लेकिन आपके बाकी क्वेश्चंस भी जो हैं वो करंट अफेयर बेस पूछे जाते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इसको मत स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो एक और मेरी सुजेशन है आपको कि मेन फोकस रखिएगा मैथ और स्टैट के ऊपर। ये नंबर 5 बात है, मैथ और स्टैट के ऊपर बिल्कुल फोकस रखें और इसमें 20 आउट ऑफ 20 करने की कोशिश करें, और अकाउंटेंसी में 30 आउट ऑफ 30 करने की कोशिश, ताकि आपके ये जो 50 मार्क्स है इसमें आप 47 to 49 के बीच में या 50 आउट ऑफ 50 ही मार्क्स जो हैं वो गेन करने की कोशिश करें। ये ऐसे मार्क्स हैं, ये मैथमेटिकल मार्क्स हैं, आपके पूरे के पूरे मार्क्स इन सेक्शंस में जो है वो आ सकते हैं। और अगर आप ले लेंगे तो बाकियों को यहाँ पे लेना इतना आसान नहीं होगा, तो यहाँ पे आप बाकी बच्चों से जो है वो लीड ले सकते हैं। इन सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर बात करें उसके बाद अगर मैं कहूँगा नेक्स्ट है आपके लिए प्रॉपर स्लीप।
आपको मैं कहूँगा कि आप जितना भी हार्ड वर्क करें, अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं करेंगे तो दूसरे दिन आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए 6 टू 7 घंटे आपको नींद जो है वो डेली लेनी है। ऐसा मत करिएगा कि 14 से 15 घंटे या 16 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया और नींद को 2 घंटे कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इससे एफिशिएंसी आपकी जो है वो कम होगी। आप पढ़ते टाइम भी बुक सामने होंगी लेकिन आपकी जो है वो नींद कर रहे होंगे, तो इसलिए ऐसा कोई बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आपको एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, नंबर 6 बात, इस पे ध्यान रखिएगा, गुड डाइट। खाना आपको जो है वो 3 टाइम जो है अच्छे प्रॉपर तरीके से लेना है और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से लेने हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो रिफ़्रेश होता रहे। और वाटर, हाइड्रेट रहने की कोशिश जो है वो एग्ज़ाम से पहले आप करें। उसके बाद नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं कि आई फ्लू जो है वो चल रहा है, उसकी प्रिकॉशंस भी जो है आप लें, घर के अंदर रहें। और उसके बाद आपको मैं बोलूँगा 20 मिनट्स का वॉक जो है वो डेली लें शाम के टाइम पे। ये आपको जो है वो डेली करना है, क्योंकि आपको 1 मंथ जो है बिल्कुल सही तरीके से फोकस करके पढ़ना है। तो 20 मिनट्स जो है उसमें से आपको निकालने हैं वॉक के लिए, जिससे जो है माइंड जो है आपका रिफ़्रेश हो जाए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, नेक्स्ट कौन सी सेक्शन के ऊपर, किसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, किसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि किस सेक्शन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ते हैं तो आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस वहाँ पे करवाई जाती है FA के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए VLW के लिए लेके आऊँगा। अगर आप VLW की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। VLW के लिए भी मैं एक शानदार वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको स्ट्रैटेजी अगले 30 दिन की बताऊँगा या 40 दिन की। तो फ़िलहाल अगर एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें और पर्सनली मेरे को भी आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।